ऊटी शहर जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में सुंदर सुंदर पहाड़ आ जाते हैं। इसी शहर में एक रात होते हैं 3 हादसे, एक एक्सीडेंट, एक सुसाइड और एक किडनैपिंग। देखने में तो तीनों अलग अलग आम हादसों की तरह लग रहे होते हैं, पर जैसे जैसे इन हादसों के रहस्यों पर से पर्दा हटता है, यकीन मानिए यह आपके होश उड़ा देगा, जैसे इसने मेरे और इंस्पेक्टर दीपक के होश उड़ा दिए। इंस्पेक्टर दीपक, आप इसे इस कहानी का मुख्य किरदार भी कह सकते हैं। इन हादसों की गुत्थी सुलझाने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों मित्रों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कपी द स्टोरी टेलर को इतना प्यार दिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2016 में रिलीज़ हुई मूवी D16 के बारे में। यह एक तमिल सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.2, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मुख्य किरदार दीपक को देखते हैं, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, और हम देखते हैं कि उसकी एक लेग प्रोस्थेटिक लेग होती है, यानी कि नकली होती है। अगले सीन में दीपक को उसके जूनियर ऑफिसर राजन का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और राजन चाहता है दीपक उसके बच्चे को करियर के बारे में गाइड करे। दीपक गुरु यानी कि राजन के बेटे को गाइड करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गुरु को देखते हैं, जो थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा होता है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। गुरु बोलता है कि मुझे पता है कि आपकी प्रोस्थेटिक लेग की वजह आपका आखिरी केस है। दरअसल मेरे पुलिस में आने की वजह ही वो केस है और मैंने उसके बारे में काफ़ी स्टडी भी की है, पर मैं आपसे उस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। दीपक इसका जवाब देते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे चलने के लिए प्रोस्थेटिक लेग की ज़रूरत पड़ेगी, पर इससे पहले मैं तुम्हें इस केस के बारे में बताऊं, मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि तुम्हें उस केस के बारे में क्या पता है, और उसके बाद मैं सोचूंगा तुम्हें इस केस के बारे में बताऊं या ना बताऊं। अब दीपक अपनी केस स्टडी के बारे में बताता है और सीन फ्लैशबैक में 22 जुलाई 2016 की रात को शिफ्ट होता है, जहां पर बरसात की एक रात में फैबियन, मनु और मेलविन नाम के 3 दोस्त ड्रिंक करके पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। तभी की नशे की हालत में फैबियन से एक एक्सीडेंट होता है, जिससे वो तीनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। मनु लाश को वहीं छोड़ के जाने के लिए बोलता है, पर फैबियन कहता है कि सब लोग जानते हैं कि हम तीनों ही इतनी रात को यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इस एक्सीडेंट का सबसे पहला शक हम पर ही जाएगा। और वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेते हैं। अब सीन पेरेंट में शिफ्ट होता है और दीपक गुरु की इस जानकारी से काफ़ी इम्प्रेस होता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड तक में नहीं होता। दीपक गुरु को इस केस के बारे में बताने के लिए मान जाता है। अब दीपक केस के बारे में बताना शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में 23 जुलाई 2016 की सुबह 9 बजे शिफ्ट होता है, जहां पर एक न्यूज़पेपर बॉय लाश मिलने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वह बताता है कि आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे उसे एक लाश मिली है। पुलिस की खोजबीन करने पर यह पता लगता है कि यह लाश कृष्ण नाम के एक लड़के की है और शुरुआती जांच में यह एक सुसाइड का मामला लग रहा होता है। वह पेपर बॉय कंप्लेंट लिखवाकर पुलिस स्टेशन के बाहर जा ही रहा होता है, तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन के बाहर वही कार देखी है जो उसने सुबह बॉडी के पास देखी थी, पर इससे पहले कि पुलिस कार तक पहुंच पाती वह कार वहां से निकल जाती है। अब मूवी में एंट्री होती है गौतम की, जो कि एक शार्प, जोशीला और ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। दीपक गौतम से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ केस पर काम करने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में दीपक और गौतम फैबियन, मनु और मेलविन के घर पूछताछ के लिए जाते हैं और वो उनकी गाड़ी भी चेक करते हैं,
पर उन्हें उस गाड़ी में कुछ नहीं मिलता। यह देखकर वो तीनों भी चौंक जाते हैं, क्योंकि पिछली रात एक्सीडेंट के बाद उन्होंने लाश इसी कार की डिक्की में छुपाई थी। अब सीन सुबह के 10 बजे सरोज प्रयाग नाम के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर मूवी में एंट्री होती है वैष्णवी की, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होती है और वो बेंगलोर में जॉब करती है। वैष्णवी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराती है कि आज सुबह जब वो तकरीबन 7 बजे अपनी दोस्त श्रुति से मिलने उसके घर आई थी, तब श्रुति अपने घर पर नहीं होती और साथ ही घर की दीवार पर खून के निशान भी होते हैं। अब इंस्पेक्टर दीपक वैष्णवी को शहर ना छोड़ के जाने के लिए बोलता है। इंस्पेक्टर दीपक को पता लगता है कि श्रुति ने एक दिन पहले ही मनु नाम के लड़के के खिलाफ पुलिस में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और दोस्तों, यह मनु कोई और नहीं, उन्हीं तीनों लड़कों में से एक होता है जिनकी कार से पिछली रात एक्सीडेंट हुआ होता है। अब इंस्पेक्टर दीपक मनु से पूछताछ करने के लिए ठीक 12 बजे फैबियन के घर जाता है। और दोस्तों, हमें वहाँ वही न्यूज़पेपर बॉय मिलता है जिसने सुबह पुलिस स्टेशन में सुसाइड की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। यह पेपर बॉय यहाँ पर क्या कर रहा था और क्या रिश्ता है इस पेपर बॉय का इन तीनों से, यह हमें आगे पता लगेगा। खैर, अब इंस्पेक्टर दीपक मनु से श्रुति के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पर मनु कहता है कि वो मानता है कि आज से 10 दिन पहले उनकी गाड़ी और श्रुति की स्कूटी की आपस में टक्कर हुई थी, पर इसमें गलती श्रुति की थी और वो दोनों सॉरी बोलकर वहाँ से चले गए थे। अब सीन दोपहर के 1 बजे शिफ्ट होता है, जहां पर हम फोरेंसिक टीम को श्रुति के घर पर देखते हैं। फोरेंसिक टीम बताती है कि जो ब्लड उन्हें श्रुति के घर पे मिला है उसका ब्लड ग्रुप और श्रुति का ब्लड ग्रुप अलग है। और हद तो तब होती है जब श्रुति के घर पर मिला हो ब्लड ग्रुप और कृष का ब्लड ग्रुप एक होता है। इधर गौतम पता लगाता है कि श्रुति के घर पर अक्सर उसका मंगेतर उससे मिलने आता था। जब गौतम कृष की फोटो को लेकर पड़ोस में पूछताछ करता है, तब श्रुति के पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने श्रुति के मंगेतर को ज़्यादा तो नहीं देखा, पर वो कृष हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर दीपक वहां डॉक्यूमेंट्री बना रहे कुछ लड़कों से पूछताछ करता है और उनका कैमरा अपनी जीप में रख लेता है। अब दीपक अपने घर वापस आ जाता है और दीपक का पड़ोसी दीपक को बताता है कि आपके घर के बाहर सुबह एक 20 से 25 साल का लड़का काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा था। वह लड़का कौन होता है और आखिर वो इंस्पेक्टर दीपक का इंतज़ार क्यों कर रहा होता है, यह हमें आगे पता लगेगा। दोस्तों, अब इंस्पेक्टर दीपक उस कैमरे की वीडियो को चेक करते हैं और हमें पता लगता है कि वैष्णवी पुलिस से झूठ बोल रही होती है। वह उठी सुबह के 7 बजे नहीं बल्कि रात को तकरीबन 11 बजे ही पहुंच चुकी थी। आखिर वैष्णवी पुलिस से झूठ क्यों बोल रही थी? कहीं श्रुति की किडनैपिंग में वैष्णवी का ही हाथ तो नहीं है? इसका जवाब हमें मूवी में आगे मिलेगा। खैर दोस्तों, आपको याद होगा कि पेपर बॉय बताता है कि उसने क्रिश की लाश के पास एक वाइट कार देखी थी, जिसे उसने बाद में पुलिस स्टेशन के बाहर भी देखा था। अब पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। दरअसल उन्हें उस वाइट कार का नंबर पता लग जाता है। अब पुलिस वैष्णवी से पूछताछ करने के लिए प्रयाग अपार्टमेंट जाती है, पर वैष्णवी वहां से बिना बताए निकल जाती है और इंस्पेक्टर दीपक का फोन भी नहीं उठाती। अब हम इंस्पेक्टर दीपक को देखते हैं जो वैष्णवी को ढूंढने के लिए बस स्टैंड जा रहा होता है, पर उसे रास्ते में मनु मिल जाता है जो कि पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। मनु इंस्पेक्टर दीपक को ऐसी बात बताता है जिससे आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। दरअसल एक्सीडेंट वाली रात जब मनु, फैबियन और मेलविन एक्सीडेंट के बाद लाश को कार के डिक्की में डाल रहे होते हैं, तब पेपर बॉय इन तीनों को देख लेता है और वो इन तीनों को ब्लैकमेल कर रहा होता है। खैर, अगर अब तक के घटनाक्रम को हम एक ऑर्डर में लगाएं तो यह पिक्चर सामने आती है कि रात को 11 बजे वैष्णवी श्रुति के घर आती है और तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास क्रिश को गोली लगती है और मेलविन की कार का एक्सीडेंट भी सुबह 4 बजे के आसपास ही होता है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर दीपक पेपर बॉय से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाते हैं। तब पेपर बॉय मान जाता है कि उसने जानकर उस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को नहीं बताया था।
ताकि वो इन तीनों को ब्लैकमेल कर सके। अब इंस्पेक्टर दीपक पेपर बॉय से उस लाश के बारे में पूछता है कि कहीं तुमने मेलविन की कार से लाश तो नहीं निकाली, पर पेपर बॉय कहता है कि उसे उस लाश के बारे में कुछ नहीं पता और यह बहुत ही शॉकिंग होता है। आखिर वो लाश अपने आप डिक्की से कैसे गायब हो सकती है। दोस्तों, अब इंस्पेक्टर दीपक पूरे केस को असेस कर एक थ्योरी बनाता है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस रात को श्रुति अपने मंगेतर क्रिश के साथ अपार्टमेंट में होती है और साथ में वैष्णवी और उसका बॉयफ्रेंड होता है। पर तभी वहाँ किलर आकर क्रिश पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्रिश का ब्लड अपार्टमेंट के अंदर मिलता है और अब किलर गन पॉइंट पे श्रुति, क्रिश और वैष्णवी के बॉयफ्रेंड को गाड़ी में बिठा लेता है। पर क्रिश मौका देखकर गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, पर किलर क्रिश पर गन से हमला कर उसे जान से मार देता है। और जब वैष्णवी का बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है तो वो मेलविन, मनु और फेबियन की गाड़ी से टकराकर मारा जाता है। उसके बाद वो तीनों वैष्णवी के बॉयफ्रेंड की लाश अपनी गाड़ी में रख लेते हैं और जब वो तीनों अपने घर के अंदर जाते हैं तब किलर कार के डिक्की से लाश को निकाल के उसे ठिकाने लगा देता है। दीपक कहता है अगर जो मैंने कहा वो सब सही है तो उन्हें उस वाइट गाड़ी को ढूंढना होगा जो पेपर बॉय ने क्रिश की लाश के पास देखी थी। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर दीपक को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि वो वाइट कलर की गाड़ी शहर के बाहर जाती हुई दिखाई दी है। अब इंस्पेक्टर दीपक और गौतम बड़ी बहादुरी के साथ उस कार का पीछा करते हैं और वो दोनों कातिल को पकड़ने वाले ही होते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर गौतम को राजन का फ़ोन आता है। राजन गौतम को बताता है कि उसका बेटा गुरु किसी वजह से आपसे मिलने नहीं आ सका। यह सुनकर दीपक एकदम चौंक जाता है कि आखिर जिस लड़के से वो बात कर रहा है अगर वो गुरु नहीं है तो वो कौन है। इंस्पेक्टर दीपक उस लड़के का सामना करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। अब वो लड़का एक शातिर हंसी हंसता है और बोलता है कि वो उस रात मर रहे हुए लड़के क्रिश का भाई है। अब मैं अपने भाई के कत्ल का बदला लेने आया हूँ। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस रात जब आप वाइट गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो आपने कातिल का चेहरा देखा था, पर आपने आज तक पुलिस को उस कातिल के बारे में क्यों नहीं बताया। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ ले लेती है। दरअसल इंस्पेक्टर दीपक कातिल को पहचानता था, पर ऐसी क्या वजह थी कि इंस्पेक्टर दीपक ने पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया। अब दीपक मुस्कुराता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर वैष्णवी इंस्पेक्टर दीपक के पास हॉस्पिटल में विजिट करती है और उस रात असल में क्या हुआ था बताती है। अब सीन मर्डर वाली रात पर शिफ्ट हो जाता है जहां पर क्रिश अपने दोस्त प्रेम के साथ श्रुति के घर के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी वैष्णवी वहां आ जाती है। वैष्णवी के पास श्रुति के घर की दूसरी चाबी होती है और वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। अब हम श्रुति को देखते हैं जो क्रिश पे चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। असल में क्रिश श्रुति का मंगेतर नहीं होता, वो तो एक संकी होता है जो श्रुति को स्टॉक कर रहा होता है। यहाँ तक उसने अपना नाम भी श्रुति को नकली बताया होता है और क्रिश से परेशान होकर श्रुति ने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई थी, पर यह कंप्लेंट मनु के नाम से होती है, जिस कारण पुलिस मनु यानी फेबियन और मेलविन के दोस्त पर शक करती है। हम देखते हैं कि क्रिश पुलिस कंप्लेंट वाली बात को लेकर काफ़ी गुस्से में होता है, पर तभी श्रुति का बॉयफ्रेंड राजीव आ जाता है, पर क्रिश उस पर हमला कर उसको बेहोश कर देता है। अब क्रिश और उसका दोस्त प्रेम श्रुति का रेप कर देते हैं और श्रुति और वैष्णवी को धमकी देते हैं कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो इससे भी बदतर होगा। अब वो दोनों श्रुति को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं, पर तभी राजीव को होश आ जाता है और क्रिश और राजीव में हाथापाई होने लग जाती है, जिस दौरान क्रिश मारा जाता है। और जब प्रेम वहां से भाग रहा होता है तब उसका एक्सीडेंट
फेबियन, मनु और मेलविन की गाड़ी से हो जाता है और वो भी वहीं मारा जाता है। अब राजीव एक प्लान बनाता है और वो प्रेम की लाश को फेबियन की गाड़ी से निकाल लेता है और वैष्णवी को फ़ोन करके बोलता है कि इस हादसे का सच किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे श्रुति की बदनामी होगी। अब सीन पैर में शिफ्ट होता है और इंस्पेक्टर दीपक उस आदमी को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि क्रिश का कोई भाई नहीं है और वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। अब बताओ कि आखिर में तुम हो कौन। दोस्तों अब हमें पता लगता है इस कहानी का एक और राज। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, इंस्पेक्टर दीपक के साथ काम कर रहा है पुलिस ऑफिसर गौतम होता है, जो कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और एक्सीडेंट की वजह से वो 4 सालों से कोमा में होता है और उसका चेहरा गाड़ी में लगी आग की वजह से झुलस जाता है, जिस कारण डॉक्टर को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ जाती है, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। गौतम कहता है कि इस केस की वजह से मेरी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए हैं, पर मुझे इन 4 सालों के खो जाने से ज़्यादा इस बात का दुख है कि आप असली कातिल को जानते थे, पर इसके बावजूद आपने पुलिस को कातिल के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। दोस्तों अब खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज। दरअसल राजीव यानी क्रिश का असली कातिल और श्रुति का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर दीपक का लड़का होता है और जिस रात दीपक और गौतम का एक्सीडेंट हुआ था उस रात वो दोनों राजीव का चेहरा देख लेते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर दीपक गौतम को बताते हैं कि राजीव उनका बेटा है, वैसे ही गौतम अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां दीपक की बॉडी में उतार देता है। हम देखते हैं कि मरते वक्त इंस्पेक्टर दीपक के चेहरे पे एक सुकून सा होता है क्योंकि इंस्पेक्टर दीपक को इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरी तरह नहीं निभाया। अब हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि राजीव ने वारदात वाले दिन काफ़ी बार दीपक को फ़ोन किया था, पर आपको याद होगा कि उस दिन दीपक की फ़ोन में बैटरी नहीं थी और उसका फ़ोन पूरा दिन पुलिस स्टेशन पर था। आपको एक और बात याद होगी, दीपक रात को जब अपने घर वापस जाता है तब उसका पड़ोसी बताता है कि कोई लड़का काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों वह लड़का कोई और नहीं बल्कि राजीव होता है। दोस्तों यह थी D16 मूवी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। मैं जानता हूँ यह मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपके लिए मैं इस मूवी को समराइज़ कर देता हूँ। दरअसल क्रिश और उसका दोस्त मिलकर श्रुति का रेप कर देते हैं। जब श्रुति का बॉयफ्रेंड और इंस्पेक्टर दीपक का बेटा राजीव क्रिश को रोकने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंटली क्रिश मारा जाता है। क्रिश का दोस्त जब वहाँ से भाग रहा होता है तो वो भी फेबियन, मनु और मेलविन की गाड़ी से टकरा जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोसेज मिलता रहे। और सभी पुराने सब्सक्राइबरों को हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक गुड बाय।